हेलो दोस्तों। अब आज हम देखेंगे फार्माकोडायनेमिक्स में नेक्स्ट टॉपिक एंजाइम इंडक्शन स्टिमुलेशन एंड इनहिबिशन, यानी कि दवा किस तरीके से शरीर में कार्य करती है एंजाइम की क्रिया को इंड्यूस करके या उसको स्टिमुलेट करके या उसको इनहिबिट करके। अब ये तो हम लोगों को पता है कि लगभग सभी बायोलॉजिकल रिएक्शन जो होती है वो एंजाइम उसमें उत्प्रेरक या कैटालिस्ट का काम करता है। इसलिए एंजाइम इन दवाओं का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण टारगेट होते हैं। दवाइयाँ एंजाइम द्वारा होने वाली प्रतिक्रियाओं की गति को बढ़ा सकती है या घटा सकती है, लेकिन सामान्य शरीर में एंजाइम की गतिविधि पहले से ही सबसे अच्छे स्तर पर सेट होती है। इसलिए बाहरी दवाइयाँ जो शरीर के लिए विदेशी पदार्थ है, जीनोबायोटिक, तो वो उनके द्वारा एंजाइम को स्टिमुलेट करना बहुत कम होता है। अब देखते हैं एंजाइम को उत्तेजित करने के कुछ उदाहरण जो असामान्य हैं। पहला, कुछ प्राकृतिक पदार्थ जैसे पायरोक्सिन, विटामिन बी6, ये कोफैक्टर की तरह काम करके डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम की गतिविधि बढ़ाता है। दूसरा, एड्रेनालिन, जो बीटा रिसेप्टर और साइक्लिक एएमपी के जरिए लीवर की ग्लाइकोजन फास्फोरिलेज एंजाइम को उत्तेजित करता है। अब एंजाइम में जो तीन रिएक्शन थी, स्टिमुलेशन और इंडक्शन और इनहिबिशन, तो उसमें सबसे पहले देखते हैं स्टिमुलेशन। तो एंजाइम के स्टिमुलेशन से सबस्ट्रेट के प्रति एफिनिटी बढ़ जाती है और इससे होता क्या कि हम यानी मर्कलिस कांस्टेंट कम हो जाता। अब इन चीज को हम चित्र में देखते हैं। अब ग्राफ हमने देखा, अब इसको हम समझते हैं। तो इसमें एंजाइम की गति पर प्रभाव, तो एंजाइम की प्रतिक्रिया की गति यानी वेलोसिटी जो होगी वो सबस्ट्रेट वो पदार्थ जिस पर एंजाइम काम करता है। तो जो एंजाइम की प्रतिक्रिया की गति है वो सबस्ट्रेट की मात्रा पर निर्भर करती है। वीमैक्स वो है अधिकतम गति और केएम सबस्ट्रेट की सांद्रता। तो ग्राफ में दिखाया गया है सामान्य स्थिति यानी नॉर्मल स्टेट, तो इसे नीली बैंगनी लाइन है। दूसरा, एंजाइम स्टिमुलेशन की स्थिति में तो लाल लाइन दिखाई गई है, यानी केएम घट जाता है और वीमैक्स बढ़ जाता है और एंजाइम की सबस्ट्रेट के प्रति अफिनिटी बढ़ जाती है। दूसरा, एंजाइम इंडक्शन, ये नीली लाइन दिखाता है, इसमें वीमैक्स बढ़ जाता है लेकिन केएम वही रहता है, यानी ज्यादा एंजाइम बन जाने पर लेकिन अफिनिटी नहीं बदलती। तीसरा है प्रतिस्पर्धी अवरोध यानी कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, भूरी लाइन, तो केएम इसमें बढ़ जाता है, वीमैक्स वही रहता है। ज्यादा सबस्ट्रेट डालने पर इनहिबिशन को हटाया जा सकता। चौथा है गैर प्रतिस्पर्धी अवरोध यानी नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, ये लाल या भूरी लाइन है, तो केएम वही रहता है लेकिन वीमैक्स कम हो जाता है। सबस्ट्रेट कितना भी बढ़ाओ पूरी गति नहीं मिलती। अब इसमें नोट दिया है ग्राफ से कि एंजाइम इंडक्शन और गैर प्रतिस्पर्धी इनहिबिशन में केएम नहीं बदलता। स्टिमुलेशन में केएम कम होता है और प्रतिस्पर्धी इनहिबिशन में केएम बढ़ता है। अब सेकंड देखते हैं एंजाइम इंडक्शन। तो स्टिमुलेशन के बाद एंजाइम इंडक्शन देखते हैं। दवा से एंजाइम प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है, सिंथेसिस बढ़ता है, केएम नहीं बदलता, सिर्फ वीमैक्स बढ़ता है। फॉर एग्जाम्पल देख सकते हैं कई दवाइयाँ माइक्रोसोमल एंजाइम जो एंजाइम में पाया था इंड्यूस करती है, जैसे फिनोबार्बिटोन है, रिफैक्सिन आदि। आप नेक्स्ट देखते हैं एंजाइम इनहिबिशन। तो दवाइयों का मुख्य तरीका यही है। तो इसमें होता क्या, कुछ रसायन जैसे भारी धातु के लवण, मजबूत एसिड, क्षार, फॉर्मल्डिहाइड, फिनॉल सभी प्रोटीन को नष्ट कर देते हैं और सभी एंजाइम को गैर चयनात्मक रूप से रोक देते हैं,
इनका इस्तेमाल सिर्फ बाहर लगाने तक सीमित है, लेकिन दवाइयाँ ज्यादातर सिलेक्टिव एंजाइम को रोकती है। ये रोग दो तरह के होते हैं, अब इसको हम इसमें पहली है कम्पिटिटिव इनहिबिशन यानी प्रतिस्पर्धी अवरोध। तो इसमें है क्या, दवा दवा संरचना में सब्सट्रेट जैसी दिखती है, इसलिए वो एंजाइम के कैटालिटिक साइट पर सब्सट्रेट से कंपटीशन करती है। उत्पाद नहीं बनता है या गलत या बेकार उत्पाद बनता है। केएम बढ़ जाता है यानी ज्यादा सब्सट्रेट की जरूरत पड़ती है आधा वेट पाने के लिए, लेकिन वीवेट नहीं बदलता। अगर सब्सट्रेट की मात्रा बहुत बढ़ा दी जाए तो दवा को हटाकर सामान्य वेट हासिल हो सकता है। अभी इसके एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे सल्फोनामाइड है तो पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड से प्रतिस्पर्धा करके फोलिक एसिड बनने से रोकता है। इसी तरीके से एलोप्रेनॉल है, वो जंथीन ऑक्सीडेज को रोकता है। कुछ एग्जाम्पल है टेबल में दिए हुए हैं, इनको देख सकते हैं बहुत आसानी से, जैसे कि फियोफाइसोएस्टिमिन है, न्यूएस्टिमिन है। ये एस्टेट कोलिन से प्रतिस्पर्धा करके कोलेस्टेरॉल को रोकता है। इसी तरह से मैक्लोब्रोमाइड है, वो कैटेकोलामीन से प्रतिस्पर्धा करके मोनो मोनो अमीन ऑक्सीडेज ए को रोकता है। और तीसरा है कार्बिडोपा, वो लेवोडोपा से प्रतिस्पर्धा करके डोपा डिकार्बोक्सिलेज को रोकता है। उसी तरीके से एलोप्रेनॉल है, वो हाइपोजेंथीन से compete करके जेंथीन ऑक्सीडेज को रोकता है। कैप्टोप्रिल है, वो एंजियोटेंसिन 1 से प्रतिस्पर्धा करके एसीई को रोकता है। इसी तरह से फिनेस्ट्राइड है, वो टेस्टोस्टेरोन से compete करके 5 अल्फा रिडक्टेज को रोकता है। इसी तरह से लेट्रोजोल है, वो टेस्टोस्टेरोन से compete करके एरोमेटेज को रोकता है। और लाट है सल्फाडाइजिन, जो पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड से प्रतिस्पर्धा करके बैक्टीरिया फोलेट सिंथेज को रोकता है। अब इसमें कुछ है गैर प्रतिस्पर्धी लेकिन स्थायी प्रकार एंजाइम इनहिबिशन। तो इसमें क्या है, दवा बहुत मजबूती से या कोवलेंट बॉन्ड बनाकर बंध जाती है, सब्सट्रेट से हटा नहीं पाता। केएम बढ़ता है, वीमेक्स कम होता है। एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं आर्गेनोफॉस्फेट, तो कोलेस्ट्रेज के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। मेथोट्रेक्सेट है, ये डाई हाइड्रोफोलेट रिडक्टेज के लिए सामान्य सब्सट्रेट से 50,000 गुना ज्यादा मजबूती से बनता है। अब सेकंड है नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन, यानी दवा कैटालिटिक साइट पर नहीं बल्कि पास की दूसरी साइट पर बनती है। इससे एंजाइम की संरचना बदल जाती है और वो काम नहीं कर पाता। इसमें केएम नहीं बदलता, सब्सट्रेट की एफिनिटी पर असर नहीं पड़ता, लेकिन वीमैक्स कम हो जाता है क्योंकि काम करने वाले एंजाइम की संख्या या क्षमता घट जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं डिजिटेलिस है, ये Na के एटीपीएस को रोकता है। कुछ अन्य दवा जैसे एस्टाग्लुटामाइड कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर होती है। अब हम देख सकते हैं इसमें टेबल में देख सकते हैं कौन कौन सी दवाएं और किस किस एंजाइम पे इनहिबिट करती है। संक्षेप में इस टॉपिक को हम समझ सकते हैं कि एंजाइम इनहिबिशन इन दवाओं का सबसे आम तरीका यही है तो एस्टिमेशन और इंड्यूशन भी, लेकिन ये सबसे ज्यादा तरीका इस्तेमाल है। तो कम्पिटिटिव में जो होता है केएम बढ़ता है, वीमैक्स सामान्य रहता है। नॉन कम्पिटिटिव में जो है केएम सामान्य रहता है, वीमैक्स कम हो जाता है। सब्सट्रेट बढ़ाने से भी फायदा नहीं, कुछ मामलों में स्थायी मजबूत बंधन से वीमैक्स भी कम होता है। थैंक्स।